बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत हुई, जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि फैसला कब सुनाया जाएगा इस हवाले से अभी नहीं कह सकते, क्योंकि फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। जबकि बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि जजेस की जानिब से बेहतर फैसला आएगा और मखसूस जो नशिस्तें हैं वो कानून के मुताबिक हमें ही मिलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पुरुमीद है, कहा जा रहा है कि कानून के मुताबिक वो कह रहे हैं कि ये नशिस्तें हमें ही मिलेंगी। अब उधर मिले या वो किसी को भी ना मिले, एक ये भी राय आ रही है, एक ही आ रही है कि जो ये अरेंजमेंट है उनके पास चली जाएंगी। तो लेकिन फ़ैसला महफूज हो गया है। अब वो कब शॉर ऑर्डर, एक तो वो ये थी कि शॉर ऑर्डर शायद आ जाएगा, लेकिन अभी ये मामला जो है ये ज़ाहिर है कि महफूज फ़ैसला हुआ है, तो ये जब भी आता है तो उसके बाद देखते हैं, उसको तब ज़रा कर लेंगे उस वक्त। लेकिन आज 2-3 बातें। एक तो ये है कि फिर दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, उसमें कैप्टन उसामा बिन अशद शहीद हुए हैं और ये फायरिंग का तबादला हुआ है वज़ीरिस्तान में। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो ये दहशतगर्दी जो है ये तो एक, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कांस्टेंट है, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर के अंदर टेररिज्म के हवाले से। और पाकिस्तान लेकिन चूँकि ख़ास एक सिचुएशन में और एक ख़त्ते के अंदर बहुत बड़ी एक जंग ख़त्म हुई और एक वहाँ से इनखला हुआ है, तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो बिल्कुल आप समझें कि मुकम्मल तौर पे काबू में नहीं आई। उम्मीद करते हैं कि आ जाएगी। दूसरी जो बात है, पाकिस्तान की सियासत जमूद पे खड़ी है इस वक्त, और हर तरफ ये है कि क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हुकूमत के लोग भी पूछ रहे हैं, अरेंजमेंट के लोग जो हैं। शहबाज शरीफ साहब फ़ाल हैं, वो अपनी तरफ से ज़ाहिर है उन्होंने आज ऐलान भी किया 200 यूनिट का और सारे मामला। और शायद ये भी बात हो रही है कि पीसी को बुलाया जाएगा मुहर्रम 10 मुहर्रम से पहले या उसके बाद बुलाया जाएगा। लेकिन ये जो 200 यूनिट देखें ना, वो ओवर बिलिंग हो गई है, तो 200 यूनिट 3 महीने तक रहेंगे। और साथ ही जो शहबाज राना साहब की आज खबर है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी लगी हुई है कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब इस हफ्ते चाइना जाएंगे, जहाँ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से वो 15 शहबाज शरीफ साहब की जानिब से चीनी रहनुमाओं से $15 अरब की तवानाई के कर्ज़ों को रीस्ट्रक्चर करने की दरख्वास्त करेंगे। और इसमें जो है वो इसहाक डार साहब भी जा रहे हैं, एहसन इकबाल साहब का भी दौरा तय है, और वज़ीर ख़ज़ाना को एहसन इकबाल साहब के साथ हंगामी तौर पे ख़ुसूसी पैगाम रसां के तौर पे भेजा जा रहा है। तो ये जो है ये रीस्ट्रक्चर IPPs, तो ये अभी तक मामला जो है लगता है कि वो चाइना के साथ तय नहीं हुआ और चाइना के साथ भी नहीं हुआ। और मैं वो बात हमेशा कि शुमाल, मशरिक़ और मग़रिब की तरफ से कोई मईशत के हवाले से, इस सरमायाकारी के हवाले से कोई ठोस बात नहीं हुई किसी भी किस्म की। और IMF का जो वफ़द है उसने भी 10 तारीख तक आना था, वो भी शायद अब महीने के आखिर तक आएँ या क्या है वो भी हम नहीं जानते। लेकिन इसमें जो बात है वो ये है कि चाइना, वो 6.5 अरब की शायद बात हो रही है, पहले 8 अरब की बात हो रही थी। तो एक वो कहते हैं लिम्बो में पड़ी हैं चीज़ें कि जमूद का शिकार हैं। और ये जो सारे इश्यूज़ हैं जिसमें सोशल अनरेस्ट, सिक्योरिटी, और इसमें कोई भी एक जमात है ना, कोई भी एक जमात, यानी तहरीक इंसाफ एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बना लेती, मुस्लिम लीग नून बना लेती एक हुकूमत, तो उसमें दमख़म होता, फ़ैसला साजी होती। अब आपको मतलब अजीब सा है ना, खुलेंगे नहीं हल्के, उसको यूँ करो ऐसे करो, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना खप है। तो मतलब पीपल्स पार्टी साथ है, तो वो मतलब है कि अजीब सा एक सिलसिला है। मतलब रिटायर्ड जज होंगे, मौजूदा जज होंगे, ये हो, मतलब ओ भाई मुल्क उसमें फंस गया है। मैंने कहा ना, ये पूरा सिस्टम सकिन हो गया है, ये अरेंजमेंट सकिन हो गया है जो तहरीक इंसाफ मतलब और कुछ करें ना करें, वो कम से कम उसको दलदल की, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि 3 आज खिताबात हुए हैं, हमने 3 शख्सियात के फरमुदात सुने। और अजीब बात है, एक सदर है, एक वज़ीर आज़म और एक ख़ावर मानिका है।
अब मैं क्या तबसरा करूँ इस पर? 3 फरमुदात से आज कौम जो है वो मतलब मुस्तफ़ीज़ हुई है ना, सदर, वज़ीर आज़म और ख़ावरमानी का। अब क्या है ये? तो ये जो है मतलब इस पर क्या क्या इस पर बात की जाए? तो अजीब से ही अरेंजमेंट है। तो इसको जरदारी साहब भी, मैं आपको बताऊं, जरदारी साहब भी इसमें मुतमईन नहीं है, नवाज शरीफ साहब भी नहीं है, मतलब बस हैं, चल रहा है बस है। लेकिन वो एक होता है ना, जरदारी साहब ने आज गुफ्तगू फरमाई, प्रोफेसर वारिस मीर साहब हमारे मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वरों में से एक, और ज़िया-उल-हक साहब के दौर में बहुत उनकी तहरीरें जो हैं और उनकी किताबें, और हामिद मीर साहब के और आमिर मीर साहब के वालिद, बड़ा ज़बरदस्त नाम। तो उनकी याद में जो उनके एजाज़ में, उनकी याद में जो तकरीब थी, वहाँ पे जरदारी साहब ने ख़िताब किया। अब जरदारी साहब ने उसमें एक तो जरदारी साहब का एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो कहा उन्होंने मैं टीवी नहीं देखता और ये वो तनकीद होती रहती है। एक उनका जुमला जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं दोस्तों को समझाता हूँ कि ऐसे करो, दोस्तों की समझ में नहीं आता कि ज़रात पे अभी दोस्त कौन है मतलब कौन से दोस्तों को समझाते हो वो, फिर थोड़ी देर बाद वो उनको ख्याल होता है कि नहीं भाई ऐसे ये ज़्यादा इस तरफ नहीं जाना है, मतलब ये इस तरफ ही रहना है। तो वो भी देखिए ना, उनको ये अजीब सा एक सेटअप है, वो उसका हिस्सा है। वो कह रहे हैं मैं खुश भी नहीं हूँ, लेकिन बजट तो IMF में जाना पड़ेगा। ये तो हम भी कहते हैं कि भाई जाना पड़ेगा, IMF के अलावा कोई चारा ही नहीं है। लेकिन असल जो मसला है वो ये कि अल्ले तल्ले कैसे ख़त्म होंगे अशराफिया के। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ये अशराफिया को कोस रहे हैं, सब मिलकर अशराफिया को कोस रहे हैं। अशराफिया पता नहीं ये जो ठेला लगा रहे हैं लोग गरीब गुरबा, ये अशराफी हैं। वो सारे ये मिलके ऊपर जितने लोग बैठे हैं ये सारे मिलके के अशराफिया को कोस रहे हैं। अशराफिया कौन है? अजीब व गरीब, एक मैंने कहा ना, जब एक मंजरनामा है, अशराफिया ने करप्शन की है, अशराफिया को ख़त्म करना होगा। भाई अरे भाई कौन है अशराफिया? मतलब ये तो अजीब भी बात है कि लोग ज़ार रो रहे हैं इनकी शक्लें देख के कि यार एक मिनट, ये भी अशराफी हैं, अच्छा ये भी हमारे, मतलब एक टोटल जो है ना एक वो टोटल जिसे कहते हैं ना, वो एक क्योटिक, बिल्कुल फ्रांस में जैसे क्योटिक नहीं होता, इलेक्शंस हो गए, वो मैक्रोन ने बम्बरात मारी, उन्हें क्या इलेक्शन कराओ। अब वहाँ एक क्योटिक जनाब कैबिनेट पार्लियामेंट बनी हुई है, उसमें जो लेफ़्ट विंग है वो कह रहे हैं हमें दो, उस मैक्रों की जो पार्टी वो कह रहे हैं हम है दरमियान में। मतलब देखें ना, वो इत्तेहाद तो ऐसे ही बना था ना लेफ्टिस्ट, वो तो थर्ड पार्टी की जो दाएं बाजू का इत्तेहाद था, दाएं बाजू की जमात थी, उसको हराने के लिए बना था। तो क्या है वहाँ बहरहाल। तो ये अब इस पे तो मेरा नहीं ख्याल के मज़ीद कोई बात कीजिए, अदालत के फैसले का इंतज़ार रहेगा। दहशत गर्दी का वाक़या हो रहे हैं ये वाक़या, चाहे वो पुलिस ऑफिसर की शहादत हो कराची में, चाहे ये हमारे आर्मी ऑफिसर की हो, और उसके साथ फिर और वाक़यात भी जो कि बहुत ज़्यादा, लेकिन और वाक़यात भी पेश आते हैं ना, मजदूर अगवा हो गए, ये हो गया, इस तरह से तो सिक्योरिटी के इशूज़ चल रहे हैं। लेकिन हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी पे वो असरअंदाज, हमारे मुल्क का जो अंदरूनी क्योस है वो असरअंदाज होना शुरू हो चुका है जिसकी वजह से ये सारे मामला IMF हो या चाइना के साथ या बाकी सारे मामला। अच्छा, एक खबर दरमियान में लगी हुई है मैंने बड़ा चेक किया कि ये पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है। एक पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है, और वो जो है उसके, मैंने उसकी वेबसाइट पे मैं गया तो उस पर मतलब इस एक कमीशन है, एक प्रॉपर उसके कमिश्नर भी हैं, और ये PID नहीं है, ये है पाकिस्तान इंफॉर्मेशन PIC। अच्छा, अब ये जो कमीशन है ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसमें जो आइन का आर्टिकल 19 है उसके तहत इन्होंने ये कहा है कि 10 दिन में जो 1000 बड़े कर्ज नादहिंदगान की फहरिस्त जो है, ये जंग में और न्यूज़ में दोनों में छपी हुई खबर कि 1000 बड़े कर्ज नादहिंदगान की फहरिस्त जो है वो 10 रोज़ के अंदर अफशा करने के अहकाम जारी कर दिए। अब ये तो एक बहुत ज़बरदस्त ख़बर है, ठीक है। कराची के कोई रहायशी हैं अजमत खान, उनकी तरफ से ये जो है ये दरख्वास्त थी, तो फैसला उन्होंने किया है 1000 बड़े कर्ज नादहिंदगान की फहरिस्त। ये इंग्लिश में भी है, ये फ्रंट पेज पे जंग में भी लगी हुई है और ये फ्रंट पेज पे लगी हुई है। अब ये जो है, अब देखते हैं कि इसके ऊपर ये क्या होता है 10 दिन के अंदर।
मतलब ऐसी कोई चीज़ पता नहीं गलती से छप गई है, गलती से कोई ऑर्डर इशू हो गया है, इस अरेंजमेंट को पता नहीं चला क्या हुआ है, वो कुछ हुआ है कि 1000 लोन डिफॉल्टर्स के नाम जो है वो जारी करने का, तो देखते हैं कौन उसमें निकलता है। अच्छा, तो ये कि ये अब अदालत के फैसले हो जाएं, बाकी सारी चीज़ें, 3 चीज़ें कांस्टेंट हैं। पॉलिटिकल ये एपीसी को बुलाएं अगर जल्द, जैसे राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से बात आई है, तो वो अच्छा है। और उस एपीसी के अंदर जो है वो ना सिर्फ ये कि वो अज़्म इस्तेकाम के ऊपर बात करें, बल्कि ये है कि जो पॉलिटिकल मुल्क के अंदर एक क्यास है उसको भी कैसे आगे निकलना है, कैसे सियासी फैसले जो हैं वो तो अदालतों में जाने ही नहीं चाहिए, वरना वो सूरत हाल बन जाती है जो इस वक्त है कि आपको तकसीम नज़र आ रही है बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जो साहिबान में। और ये है कि वो नोटिफिकेशन भी इशू हो गया सरकारी तौर पे कि भाई वो जो हसास अदारे हैं अब वो टेलीफोन कॉल्स को मॉनिटर कर सकते हैं, अब ऑफिशियली कर सकते हैं। इससे पहले जो करते थे वो मतलब वैसे ही करते थे तो अब उसको ऑफिशियली एक जो है उसका एक वो हो गया है, मतलब है कि उनके पास एक मैंडेट हो गए ताकि ये अदालतों वगैरह में अगर चैलेंज होता है तो उसके बाद ये एक प्रॉपर उनको दुनिया भर के अंदर होता है, वो शो नहीं करते लेकिन होता है ये सिलसिला, कॉल्स और रिकॉर्ड करती हैं एजेंसीज और ये सारा करते हैं काम। बहरहाल अच्छा, अब इसमें जो लेकिन ये कि उसको लीगल जो है वो हैसियत नहीं दी जाती है अमूमन, अब यहाँ लीगल हैसियत दी गई है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। मतलब है कि लीगल हैसियत जो है वो वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग की करते सब हैं, सीआईए भी करती है, तो ये भी सारी दुनिया भर करती है, मोसाद और क्या इस्लामी ममालिक और क्या मौरी ममालिक। लेकिन ये कि इसको कानूनी हैसियत देना ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो शो करना कि भाई मतलब सब जो है उनकी कॉल्स मॉनिटर हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें जो तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और वही जो मैं बात कहता हूँ कि उसके साथ मईशत आपकी जुड़ी हुई है और सिक्योरिटी के क्राइसिस जो पैदा हो रहे हैं, सोशल अनरेस्ट तो बहुत अरूज पे है इस वक्त बजट की वजह से। तो ये सारे मामला नवाज शरीफ साहब को आगे आके देखना चाहिए, उनकी हुकूमत है, वो जो भी इससे सामने नहीं आते लेकिन हुकूमत उन्हीं की है, ठीक है। मतलब वो आखिर में उन्हीं वही होंगे जिनके ऊपर ये सारा अच्छा या बुरा सारा मामला जाएगा, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब पे कम जाएगा, नवाज शरीफ साहब पे ज़्यादा जाएगा क्योंकि सदारत उन्होंने ले ली। या तो सदारत तो रहने देते शहबाज शरीफ साहब के पास ही तो सारा उधर ही जाता सिलसिला के नवाज शरीफ साहब अलग हो गए, लेकिन वो चूँकि उन्होंने सदारत ली कुछ सोच समझ के, तो फिर वो अब देखें वो फ़ाल अगर होते हैं कुछ दिनों में तो फिर वो देखेंगे कि सूरत हाल क्या है भाई मुल्क की, और फिर वो कोई अपना रोल प्ले करेंगे। अच्छा, इसमें तेज़ी से वाक़यात हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हम थोड़ा सा इस वक्त, थोड़ा सा नहीं काफ़ी हद तक, क्योंकि हमारा अंदरूनी क्योस इतना ज़्यादा है कि उसमें हम बहुत ज़्यादा उसमें कोई एक्टिव इस वक्त रोल नहीं प्ले कर रहे। अपने अंदरूनी क्योस से हम निकलेंगे तो हम तेज़ी से रोल प्ले करेंगे, और उसके लिए पाकिस्तान ज़ाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बशर्ते कि हम खुद अपने आप को नज़रअंदाज ना करें। सबसे पहली बात तो ये कि आज से 3 दिन के लिए आज से 3 दिन का नेटो इजलास हो रहा है वाशिंगटन में, और ये नेटो इजलास जो है ये बड़ा अहम है। एक तो प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो उसमें ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट बाइडन को मौका मिल रहा है कि भाई वो एक दोबारा दुनिया के तमाम 32 ममालिक के जो हैं वो लीडर्स वहाँ पे नेटो के पहुँच रहे हैं, और 3 दिन तक उसमें मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे। और ये नेटो जो है ये और इसमें सबसे ज़्यादा जो मजबूत शख्सियत वो बरतानवी वज़ीर आज़म जो कि पहली बार वहाँ पे पहुँचेंगे, और वो ज़ाहिर है कि वो उनकी आप समझें कि एक तरह से वो मिलेंगे भी, और जो स्टर्मर हैं वो मिलेंगे, फिर उसके बाद मैक्रों भी होंगे, फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे जो सबसे अच्छा साउथ कोरिया के भी हैं, यून सुन योल जो हैं, जस्टिन ट्रूडो भी हैं, और उसमें बोस्निया हर्ज़ेगोविना, आर्मीनिया, जॉर्जिया, इन मुल्कों के जो है वो बाकी मुल्कों से भी लोग शरीक हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से अल्बनीज़ नहीं आ रहे, और उनके जो हैं वो फॉरेन सेक्रेटरी आ रहे हैं, लेकिन अरब ममालिक की वहाँ पे नुमाइंदगी होगी, इसराइल की भी होगी, अरब ममालिक की भी, उनको भी बुलाया है प्रेसिडेंट बाइडन ने। और अरब ममालिक, अच्छा इसमें अब एक शख्सियत सबसे इंटरेस्टिंग है, वो विक्टर ऑर्बन है, वो बीजिंग से पहुंच रहे हैं सीधा वहाँ पे। वो पहले मॉस्को गए, हंगरी जो है वो पहले मॉस्को गए, फिर वो चाइना गए, फिर वो वाशिंगटन जा रहे हैं, बड़े मज़े लगे हुए उनके। और वो EU के सदर हैं,
तो वो जो है वो एक सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उन्हीं के ऊपर नज़र आ गई कि ये दरमियान में ये मतलब क्या, लेकिन वो बहरहाल वो EU के सदर हैं और नेटो का मेंबर भी। हंगरी बड़ा ज़बरदस्त एक फ़ाल शख्सियत है उनकी। लेकिन ये कि तमाम जो है ना इसमें एक तो ये गैर यकीनी कैफियत है वहाँ पे, एक तो ये कि ट्रंप, ठीक है ना, ट्रंप तो कह चुके थे ना इसको ये ऑब्सोलीट फजूल नेटो बेकार है, तो ख़त्म ही कर गए थे। प्रेसिडेंट बाइडन ने नेटो को दोबारा ज़िंदा किया और काफ़ी हद तक कर लिया ज़िंदा। और काफ़ी जो प्रेसिडेंट बाइडन के 4 साल हैं उसमें नेटो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, मतलब दोबारा इकट्ठा हो गया, मतलब यूक्रेन के ऊपर सब कुछ। अब फ़ायदा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जंग तो फजूल बिल्कुल ही हाथ से निकल गया। यूक्रेन और ये सारा जो था मेंबर बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये है कि वो बहरहाल ट्रंप जो है वो अभी तक यूक्रेन के बारे में ट्रंप ने कोई खुल के बात की नहीं है। लेकिन यह है कि यूरोप को पता है अच्छी तरह कि उनका क्या ख्याल है ट्रंप का। और बाइडन जो है वो उनको अंदरूनी तौर पे अभी तक, वो कैमिला हैरिस भी हैं तो बाकी लोग भी घूम रहे हैं सारे कि भाई ये ज़रा ख़त्म हो जाए, हटो बचो हो जाए ये नेटो वाला, तो फिर वो दोबारा डेमोक्रेट्स आएंगे। और वो अभी बेचैनी ख़त्म नहीं हुई कि कौन कैंडिडेट होगा डेमोक्रेट्स की तरफ से। प्रेसिडेंट बाइडन ने तो कहा हुआ है कि मैं ही हूँगा, और ऑल माइटी लॉर्ड आके कहेगा तो फिर मैं हटूँगा, वरना मैं तो हटने से रहा। और जाहिर है कि वो ये भी क्या गारंटी, हाँ सिर्फ मेरा ख्याल है कैमिला हैरिस तो खैर उन नायब सदर के तौर पे वो मेरा नहीं ख्याल, और उनका अपना फैसला होगा, लेकिन शायद मिशेल ओबामा कोई बेहतर पर्सनैलिटी के तौर पे सामने आए अगर दूसरा कोई कैंडिडेट आता है, वरना प्रेसिडेंट बाइडन है। तो ये नेटो के समिट में यूक्रेन डिस्कस होगा। लेकिन ये जो नेटो है ना, पुरानी दुनिया और पुराने ख्यालात, ये नेटो की दुनिया नहीं है। और ख़ास तौर पे वो तो आइडिया बिल्कुल ही डंप हो गया कि कोई एशिया पैसिफिक में नेटो बनेगा, ठीक है। ये 2022 के अंदर एक प्रॉपर नेटो की सिक्योरिटी इस उनका पेपर आया था, नेशनल सिक्योरिटी उनका पेपर, उसमें उन्होंने कहा था कि चाइना जो है वो अगला हमारा हदफ होगा। और लेकिन वो बात नहीं बनी। वो बात इसलिए नहीं बनी, ऑक्सस और ये फिलिपीन एक है, बाकी मुल्क आसियान कंट्रीज़ भी आने के मूड में नहीं है, बाकी भी यहाँ पे जो है वो जापानीज़ के साथ भी चाइना की बात हो रही है, तो साउथ कोरिया के साथ भी हो रही है, तो नॉर्थ कोरिया, ये एशियन नेटो जो है इसका इसमें कोई दमखम नहीं है। और नेटो के ममालिक कहाँ से इंडो पैसिफिक में जाके, क्या मतलब है कि वो यूक्रेन ही संभल रहा हो तो इंडो पैसिफिक कहाँ से आ गया, अफ्रीका निकल गया हाथ से, तो इंडो पैसिफिक कहाँ से आ गया। तो वो तो मेरा ख्याल है कि वो इसमें कोई सच एशियन नेटो का तो आइडिया डेड हो चुका है। और जापान ने भी कह दिया था ऑफिस नहीं खुलेगा नेटो का यहाँ पर, और ख़त्म हो गया। तो अब ये है कि, लेकिन मसला ये है कि वो नेटो जो है फिर रशिया के अगेंस्ट भी, मतलब नेटो का क्या फ्यूचर है, अब नेटो किससे लड़ेगी, मतलब किससे जंग किससे होगी, तो ये एक सवाल है। क्योंकि ये तो यूक्रेन के अंदर ही देखे ना, इसमें जो नेट, एक तो ये कोई प्यूटन आइसोलेट नहीं हो सके। आज वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी मौजूद हैं, उनको उनका एक जो सिविलियन अवार्ड है, आला सिविलियन अवार्ड, वो दिया है पुतिन ने। उन्होंने वो इशू भी रेज़ किया है कि जी जंग जो है अमन मुज़ाकरात होने चाहिए जंगों के बीच में, और फिर वो आज मेरा ख्याल है चले जाएंगे ऑस्ट्रिया। तो आइसोलेशन में तो नहीं गए ना वो पुतिन, वो एससीओ में भी थे, वो नॉर्थ कोरिया भी घूम रहे हैं, इधर उधर भी घूम रहे हैं, तो वो आइसोलेशन ना, उनकी इकॉनमी ख़त्म हुई। तो ये अब ब्लॉक्स कैसे बनेंगे आने वाले दिनों में, कैसे होगा। तो लेकिन उसमें नेटो का एक मतलब है कि, मतलब है कि इराक़ में भी नहीं आना चाह रहे थे, नेटो तो नहीं आई इराक़ में, तो छोटे मोटे कोई मुल्क आ गए थे। लेकिन ये है कि वो जो है वो अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ और बाकी जगहों पे जो हुआ, मुल्कों के अंदर बड़ा क्राइसिस है। तो ये ब्लॉक्स आगे कैसे बनेंगे, क्या होगा, उसमें अब देखना है। और उसमें ज़ाहिर है कि मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं, देखिए ना, जो विलियम बर्न्स हैं, एक तो ये है कि जंग हो रही है और बमबारी हो रही है और ये मज़ीद शहादतें गज़ा में और बाकी सारी इतलात आ रही हैं, लेकिन पस मंज़र में जो सफारतकारी है वो भरपूर जारी है। और उसमें विलियम बर्न्स तो आगे थे, और विलियम बर्न्स जो हैं वो ब्रेट मैकर्ग के साथ, और जो ब्रेट मैकर्ग हैं वो वाइट हाउस के नुमाइंदे हैं, प्रेसिडेंट बाइडन के नुमाइंदे हैं बराए मशरिक़ वस्ता शुमाली अफ्रीका, और वो मौजूद हैं काहिरा और कतर, और ये इधर शटल, और ज़ाहिर है कि दरमियान में कहीं जॉर्डन भी है, कहीं बाकी मुल्क भी हैं, तो वहाँ पर भी वो सारा तेज़ी के साथ। लेकिन एक और पर्सनैलिटी जो है वो पहले तो अक्टूबर में उनकी आमद हुई थी,
फिर उनकी आमद जो है वो मेरे ख्याल से दिसंबर में हुई थी शायद, और फिर जनवरी में हुई थी, और अब वो चौथी दफ़ा वो शख्सियत जो हैं वो भी इस वक्त यहीं पे मौजूद हैं। अच्छा, वो जो हैं वो है बारबरा लीफ। बारबरा लीफ जो हैं ये हैं स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्टी सेक्रेटरी फॉर ये मिडल ईस्ट, या मतलब है कि उसमें अफ्रीका और ये सारा, तो वो और सीनियर डिप्लोमेट हैं, और ये यूरोप में भी सर्व कर चुकी हैं, और ये जो है ये इराक़ वगैरह में भी सर्व किया है, यूएई में ये अमेरिकन एम्बेसडर रही हैं, और काफ़ी सीजनड पुरानी डिप्लोमेट हैं। तो ये भी मौजूद हैं यहाँ पे, बारबरा लीफ भी जो हैं। और मैं सिर्फ ये पढ़ रहा था, इनका जो आया आज अलामी आया, अगर फोर्थ स्लाइड हम दिखा सकें, तो बारबरा लीफ की जो अराइवल है, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इनका जो इनकी जो आइटनरी बताई है बारबरा लीफ की, वो बताई है इन्होंने, कल से ये मौजूद हैं। तो ये यूएई, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, इसराइल एंड वेस्ट बैंक एंड इटली, फिर ये इटली, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग है, इनका 8 से 14 तारीख तक इनका ये दौरा है, ये इसी खत्ते में मौजूद हैं। अच्छा, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, और ये भी अब ज्वाइन कर लिया इन्होंने भी। ये गालिबन यकीनन आपस में रब्ता होगा, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट है एक तरफ तो सिर्फ सीआईए कर रही है ना, पेंटागन तो है नहीं दरमियान, फौजी तो है नहीं, तो एक सीआईए विलियम बर्न्स हैं, उधर से डेविड बार्नी है, उधर से जो है वो इजिप्शियन जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, कतर दरमियान में है। तो अब कोई सिविलियन, लेकिन वो ब्रेट मैकर के साथ फिर ये भी आ गई, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो वाइट हाउस के नुमाइंदे हैं और ये स्टेट डिपार्टमेंट के, तो अब ज़रा मामलात हतमी उसकी तरफ जा रहे हैं। कोई शराइत उधर से आ रही हैं, कोई इधर से आ रही हैं। हिज़्बुल्लाह ने जो है वो कल अटैक किया था, इन्होंने जवाबी अटैक किया, ये चल रहा है। उन्होंने आज पूरी ड्रोन फुटेज रिलीज़ कर दी, ये गोलान हाइट्स की पूरी ड्रोन फुटेज, कि जी ये कहाँ पे इसराइल के कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर मौजूद है, कौन कौन कंप्लीट वो हिज़्बुल्लाह की तरफ से रिलीज़ हुई है, और कहाँ पे मिलिट्री साइट्स हैं, और ये कौन कौन सी किस किस जगह हमारे निशाने पे हैं इस वक्त, वो आज उन्होंने रिलीज़ कर दी। और जो नए प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उन्होंने बाकायदा ख़त लिखा है सैयद हसन नसरुल्लाह को, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जो ईरान की पॉलिसी है वही रहेगी जो कि हमेशा से है, और फ़लस्तीन की जो आज़ादी हमारी कोर पॉलिसी है, ठीक है। हमारी जो ईरान की जो कोर सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें से एक फ़लस्तीन की आज़ादी है। अच्छा, तो ये एक तो नेटो की समिट हो गई, और साथ ही ये इवेंट्स जो कि सारे लोग अब यहाँ मौजूद हैं, और ये कुछ ना कुछ तो मेरा तो ख्याल ये था कि पहले तो ये था कि ईद से पहले, रमज़ान से पहले, उससे पहले तो बड़ी, अब तो मतलब है, आप देखें ना कि हज भी गुजर गया, मुहर्रम आ गया, तो अब तो बिल्कुल एक तरह से वहाँ पर लोग बचे ही नहीं है, बहुत कम लोग ज़िंदा रह गए हैं। और लैंसेट जो है, लैंसेट एक बड़ा मेडिकल का जरीदा है, आलमी सतह पे जिन पब्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखा जाता है, तो उसमें लैंसेट है। और लैंसेट को अगर हम लैंसेट ने ये पूरी रिपोर्ट है इसकी, 9 स्लाइड हम दिखा सकें, काउंटिंग द डेड इन गज़ा, डिफ़िकल्ट बट इसेंशियल। अब वो बीमारियों से हट के आगे पीछे दाएं बाएं एक्सीलेशन, लेकिन ये ख़बर क्या है, ये ख़बर क्या है, ये कह रहे हैं कि जी जो अगस्त है, यानी 6 अगस्त 2024 तक, इसका जो खुलासा है वो मैं अरब न्यूज़ बता देता हूँ कि अरब न्यूज़ इस रिपोर्ट का खुलासा क्या बता रहा है। ये 20 स्लाइड हम कह रहे हैं ना 38,000, हम कह रहे हैं कोई 40,000 शायद। ये जो लैंसेट की स्टडी है वो बता रही है कि ये 20वीं स्लाइड दिखाएं अगर, अरब न्यूज़ के मुताबिक वो कह रहे हैं 1,86,000 से ज़्यादा शहादतें हो सकती हैं अगस्त तक। ये हो गई हैं, 20 दिन में तो नहीं होंगे ना, मतलब हम तो अभी 40,000 और 38,000 और इस पे अटके हुए हैं। वो कह रहे हैं कि लैंसेट की जो स्टडी है ये मौजूद है, उसको लिंक भी है, इसको पूरा रिपोर्ट पढ़ेंगे। मैं दोबारा इसकी स्लाइड अगर दिखा दें, 9th काउंटिंग द डेड इन गाजा, डिफ़िकल्ट बट एसेंशियल। अब ये जो लैंसेट की स्टडी है, देखिए ये लैंसेट कोई ऐसे कुछ चीथड़ा नहीं है, ये मेरा ख्याल है शायद दुनिया में पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे जो जराइद हैं मेडिकल, इन्होंने पूरी स्टडी की है।
और उसका खुलासा जो है और रणवीर साहब दिए, तो 1,86,000 शहादतें हो गई हैं। तो बचे कितने लोग हैं वहाँ पे? तो ये जो है कितना बड़ा अलमिया वहाँ जन्म ले रहा है और ले चुका है ऑलरेडी, कि अब उससे बाकी सारी दुनिया भी इसमें वही बात है ना कि अब वो सीज फायर और जंग बंदी के बाद क्या होगा और डे आफ्टर क्या होगा जब दुनिया दाखिल होगी अंदर। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये अब चल रहा है मामला, यानी वो उधर आखिरी होता है ना कि वो कोशिश हो रही है इधर से इधर करें, वो बिल्कुल अलर्ट, हिजबुल्लाह भी अलर्ट है, ये इधर थोड़ी देर के बाद शहीद कर देते हैं, उधर शहीद करते हैं, उधर करते हैं कि ये सीज़ फायर से पहले जो ये हो जाए। लेकिन एक माहौल जो है वहाँ पे इसराइल में भी बनना शुरू हो गया है कि भाई ये मामला जो है ये सीज़ फायर की तरफ जा रहा है, या जारियत ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसमें जो अब इशू है वो ये है कि ये जो कायरा में पहले एक तो जनरल सीसी की मुलाकात जो है वो विलियम बर्न्स के साथ हुई। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जनरल सीसी जो इजिप्ट के सदर हैं अब्दुल फतह सीसी, उनकी और जो विलियम बर्न्स हैं उनकी मुलाकात हुई, उसकी तस्वीर वगैरह भी वहाँ से बाकायदा जारी हुई। और ये विलियम बर्न्स जो हैं, अब अच्छा विलियम बर्न्स जो हैं ये कायरो में इनकी जो मुलाकात हुई है पिछले 24 घंटों में, इसकी चूँकि तस्वीर भी जारी हुई हैं, तो ये इसलिए आज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इजिप्ट का पूरा बॉर्डर, इजिप्ट की सिक्योरिटी, इजिप्ट के ये पूरा जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर रफ़ा के हवाले से ये सारा मामला। दूसरा ये है कि इसमें वो यहाँ से छोड़ते हैं इस जगह को या इजिप्ट और गज़ा का, क्योंकि उनका कहना ये है कि इजिप्ट से असला वहाँ जाता रहा है गज़ा और इजिप्ट, मतलब उनको एक इजिप्ट और इसराइल का ये भी इशू है कि गज़ा और इजिप्ट के दरमियान हम बैठे रहें। तो वो इजिप्ट तो इसके ऊपर नो गो, इसके ऊपर तो उसको तो इजिप्ट सवाल ही पैदा नहीं होता कि मानेगा। लेकिन ये कि बहरहाल अब ये इस वक्त आखिरी बात चल रही है और मेरा ख्याल है इसका कोई नतीजा सामने आ जाएगा। लेकिन वक्फे पे जाने से पहले क्यूबा में, अगर 2 मिनट हो तो मैं इसमें ज़रा मुख्तसर बात करूँ, ये सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ है, वो बड़ा थिंक टैंक है दुनिया। उन्होंने एक रिपोर्ट शाये की, अगर हम दिखा सकें, वो जो उनकी रिपोर्ट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और पढ़ने वाली है। उसको मैं सिर्फ लिंक देके यहाँ पे अपने नाजरीन को, वो ये कहते हैं कि जी जो क्यूबा है, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं क्यूबा में चाइना की जो इंटेलिजेंस है, जो उनका पूरा सेटअप है, वो चाइना ने मुख्तलिफ जगहों पे वहाँ पे लगा दिया है और मुख्तलिफ जज़ायर में मुख्तलिफ जगहों पे, इसका नाम, इसके सीक्रेट सिग्नल्स के नाम से ये रिपोर्ट है। अच्छा, और वो ये कहते हैं कि जी ये बिल्कुल उस सूरत में अगर यूक्रेन और पूरा जो लैटिन अमेरिका है वहाँ तक ये नेक्सस चाइना का मौजूद है और चाइना जो है वो उसमें सिग्नल इंटेलिजेंस भी है और उसमें जो है वो सैटेलाइट सर्वेलेंस और ये सारा। तो ये अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है CSIS की कि वो कहते हैं कि पूरा जो लैटिन अमेरिका है, क्यूबा ख़ास तौर पे, क्यूबा आपको हम पहले बात कर चुके हैं, बिल्कुल फ्लोरिडा से, मतलब इधर से छलांग मार के जंप मारे तो समंदर फलांग करके उधर आप फ्लोरिडा में पहुंच जाएंगे। सुपरमैन होना ज़रूरी है बहरहाल उसके लिए, लेकिन ये है या बैटमैन, तो बात ये सारा, या स्पाइडरमैन, इनमें से कोई भी लेकिन ये है कि वो बिल्कुल फ्लोरिडा के साथ है। तो अब वो इधर सारी वो सर्वे कहते हैं, पूरी उन्होंने जगह बताई हैं, ये चाइना कर रहा है, ये क्यूबा में बैठ गया चाइना, ये लैटिन, ये वेनेजुएला में है, ये इधर है, यहाँ पे सारे, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रशिया के साथ भी शेयर हो रही है। तो ये अब वक्फा न्यूज़ के बाद डेवलपमेंट्स हैं, इतना कुछ हो रहा है। और ज़रा प्राइम मिनिस्टर मोदी का जैसे दौरा हुआ है ये जो मॉस्को वाला, वक्फा ने उसके बाद बात करते हैं कि ये पूरी जो ग्लोबल रीजनल और ये जो नया चेस बोर्ड बन रहा है, लेकिन हम पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा, आप वक्फा लें उसके बाद बात वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से कहा गया है कि आज़ादी सहाफ़त के साथ है और सोशल मीडिया का दौर है, दूसरी जानब हुकूमत कह रही है कि एक्स पर पाबंदी है और कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। नहीं, कौमी सलामती के लिए तो मैं इस पर क्या कमेंट्स दूँगा। हुकूमत को कौमी सलामती एक्स से है, हम एक न्यूक्लियर पावर है, एक बड़ी ताकत है मुल्क की, दुनिया की, तो उसमें एक्स जो है उसको कोई फ़िल्टर करने का कोई और कोई तरीका होगा, रास्ता होगा। लेकिन ये कि
मतलब है कि एक्स तो एक बड़ा सोशल मीडिया टूल है, तो देखें अब क्या आखिरी फैसला क्या होता है उस पर। कई मुल्कों में कई सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद भी होती हैं, लेकिन इसको नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बड़ा इशू है कि कोई इसका कोई और तरीका निकाला जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। जैसे कई अरब ममालिक में व्हाट्सएप नहीं चलता, तो है मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन ये कि ये नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मुझे नहीं पता कि इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को क्या उससे ख़तरात हैं। बहरहाल जो भी फैसला होता है इस सिलसिले में, मैं जो पहले बात आपसे कर रहा था कि ये असल जो बात है ना, ये सारे नुक्ते निकलते रहेंगे, कभी एक्स आ जाएगा, कभी यूट्यूब आ जाएगी, कभी दूसरी चीज़ आ जाएगी, ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। मतलब पॉलिटिकल और ये मामला एड ऑन होते रहेंगे तो मज़ीद डिस्टेबलाइज होता रहेगा ये सारा सिस्टम, ये अरेंजमेंट जो कि ऑलरेडी है। अच्छा, उसके नतीजे में वो कुछ एक बात दूसरी तीसरी, मतलब बजट की ओनरशिप, मतलब वो शहबाज शरीफ साहब भी ज़ाहिर है जो बात कर रहे हैं तो वो तो बात तो दुरुस्त है कि भाई रास्ता नहीं था IMF के पास जाने का। इशू ये है ही नहीं, इशू ये है कि जो एलीट है उसके ऊपर क्यों इसका बोझ नहीं डाला गया। इशू तो ये है ही नहीं कि जी उसके ऊपर डाल के अगर आप वहाँ पर भी ये सारे इकदाम उठा लेते बजट में तो इस बजट पे कोई इतराज़ नहीं होता। लेकिन आपने चूँकि वहाँ पर उनको उनके अयाशियों में एलीट की, जिसको कह रहे हैं बुरा भला कोस रहे हैं अब खुद, पता नहीं क्या है एलीट कौन है भाई, तो आप उनके ऊपर अगर डालते सारा बोझ और या वो शेयर कर लेते तो फिर आवाम के ऊपर, और वो मुझे बताएं कि वो क्या है, वो जो ओवर बिलिंग हो गई वो कहाँ की कहानी, ओवर बिलिंग हो गई तो वापस होगी तो ये होगा, तो एक दिन की वो 7 से 8 बजे लोगों को ऐसे ही जो है वो, बजाय इसके कि हम ज़रा खुल के बात करें उनसे कि भाई ये हमारी फॉरेन पॉलिसी और बाकी सारे मामला जो हैं वो क्या ठीक है, IMF के साथ, चाइना के साथ, बाकी मुल्कों के साथ एक दिन खबर लगा देते हैं फलाना शख्सियत पाकिस्तान आ रही है, फिर वो आते हैं, मतलब जो आ जाते हैं खैर है, लेकिन मतलब ये कोई वो नहीं है मुस्तहकम आपकी जो होती है ना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ये नहीं है। एनीवे ये टेक्निकल लेवल पे रोज़ फैसले होते हैं तो रोज़ पे वो ज़ाहिर है उसमें तो बात नहीं बनती। अच्छा, मैं जो दूसरी बात कह रहा था कि इसमें अब देखें ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अच्छा, एक तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने मॉस्को को दौरा किया, उनको सेंट एंड्रियो मेडल है गालिबन वो भी दिया गया, वहाँ पे डिनर वगैरह भी साथ किया, 3-4 घंटे साथ रहे। साथ ही उन्होंने फिर ये भी कहा कि भाई वो बच्चों के स्कूल पे जो हमला हुआ है उसको मॉस्को जो है वो कहता है कि हमने तो नहीं किया। और फिर ये भी कि बहुत से जो इंडिया के इंडियंस हैं वो रशिया की आर्मी में लड़ रहे हैं। अच्छा, अब वो उसके बारे में इंडिया का नुक्ता नज़र ये है कि शायद वो ट्रैवल एजेंट्स वगैरह ने पहुंचा दिए हैं गैर कानूनी तौर पे, लेकिन वो फंसे हैं, बहुत बड़ी तादाद में फंस गए हैं वो कहीं जंग के दरमियान में, तो उनको वापस बुलाया जाए, ये भी इशू रेज़ हुआ है। लेकिन असल जो बात है ना वो ये कि ये ब्लॉक्स की कॉम्प्लिकेशन, ये जो है ना, मतलब इस वक्त अगर आप कहें ना कि मतलब OIC या उसमें कोई मतलब आसियान ममालिक, या उसमें आप कहें कि इवन नेटो, यूरोप, इवन वो तकसीम दर तकसीम आपको नज़र आ रही है ना मुख्तलिफ जगहों पे, तो इसमें जो है ये इतना कॉम्प्लेक्स आने वाले, मैं रोज़ ये पूछता हूँ सवाल कि हमने ब्रिक्स के क्यों नहीं अप्लाई किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। हम अप्लाई करेंगे, देखिए थाईलैंड और बाकी मुल्क सारे हम मतलब हम जाएंगे, यहाँ से बयान आ जाता है, कब जाएंगे भाई, आपने अप्लाई नहीं किया होगा, आप बताए तो सही ना कि कौन सी। एनीवे तो वो जो भी फैसला करना है वो पाकिस्तान के ज़ाहिर है काबरीन ही करेंगे, और वो जो है वो IMF से उनका दिल नहीं चाह रहा, दिल उधर है दिमाग उधर है, दिल मशरिक में मगरिब में आखिर में पता चला दोनों ही निकल के जो सूरत हाल नज़र आ रही है। तो ये है कि ये इसमें आने वाले दिनों में एक सिक्योरिटी क्राइसिस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाजिम है, ताकि जब आप दुनिया से मुझे बताएं ईरान के प्रेसिडेंट से बात करेंगे दुनिया से तो एक क्या बात होगी, मुझे बताएं कि आप जब UK का प्राइम मिनिस्टर बात करें तो क्या बात होगी, पुतिन, शी जिनपिंग, मतलब जो दुनिया की क़यादतें बात करती हैं, ये थोड़ी फंसा ही हुआ है एक मामला 2022 से लेके, अगर मतलब 2024 के आखिर तक आपको खावर मनिका को लाना पड़ रहा है TV पे, तो भाई फिर इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग, मेरा ख्याल, मतलब ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या मामला है। और तो ये कुछ इसको सेटल करें बैठ के। नवाज शरीफ साहब को पसंद आ रहा होगा ये सारा, आई डाउट, उनकी तबीयत नहीं है ऐसी, उनका मिजाज नहीं है ऐसा। जरदारी साहब इसको एंजॉय कर रहे होंगे,
मेरा नहीं ख्याल। उनका तो जो एक नारा रहा है हमेशा वो ये कि हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था, तो फिर वो इसमें आगे बढ़ के कोई एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करें ना। मतलब वो कह रहे हैं हमारी कोई बात नहीं सुनते, वो कह रहे हैं दोस्तों को मैं समझाता हूँ क्या, मतलब अब इसको कोई इसका कोई बर्डन भी तो उठाए। बजट ठीक नहीं था लेकिन जाना भी ज़रूरी था, मतलब क्या था, कैसे था, क्या वो तो दरमियान में जो है वो अब ये कि चूँकि तो बोरिंग हो गई थी पूरी सूरत हाल, एक डल सा हो गया था ना माहौल, तो पुराने वो पीटीआई की तो कलर भर गया थोड़ा सा, वो भी आ गए हैं, ये अवाम पाकिस्तान पार्टी आ गई, ये थोड़ा सा रंग इसमें जो है ना कोई कौजो कजाक थोड़ा सा बोरियत लोगों की ख़त्म हो ना, कि चेहरे देख देख नया भाई आप ऐसे करेंगे हम ये वो, लेकिन मसला ये है कि फिर करें ना मतलब ऐसे करेंगे, कई साल तो पावर में रहे हैं, आप सबको याद आ रहा है ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन बात वो सही कर रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब और मिफ्ताह इस्माइल साहब की बातें सारी दुरुस्त हैं, लेकिन ये क्या, ये मतलब ये कोई कैसे होगा, क्या होगा और किस तरह से मुल्क ठीक होगा, उसकी वजह यह है कि मुल्क ने तो ठीक होना चाहिए। ये अरेंजमेंट नहीं चाहिए। अब मैं नहीं कह रहा, अभी शाहिद खान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं, ये बात जावेद लतीफ़ भी कह रहे हैं, ये बात बाकी लोग भी कह रहे हैं, ये आपको कहीं कहीं अगर आप गौर से सुने तो ये साद रफ़ीक साहब के जो बयान आ रहे हैं जिसमें वो पब्लिक के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं, और वो सेटअप में कहीं नहीं है गालिबन। उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल उनके पास है, वो ज़ाहिर है कि एक बड़े ज़बरदस्त रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, लेकिन वो अपने आप को उन्होंने पब्लिक के साथ ही कनेक्ट किया हुआ है। तो बात ये है कि इससे तो कोई भी खुश नहीं है ना, इस मरले पे वो खाम-खा के बातें करना, ये कर देंगे तो ऐसे कर देंगे तो ये कर देंगे। भाई जाके चाइना जाके बात करें, ताकि उनके साथ जो ये सारा रौला रप्पा डाला हुआ है आपने, इसको सब ठीक करें। IPPs को पकड़ें। ये IPPs क्या बोला है? IPPs को, ओ भाई IPPs किसकी हैं, कहाँ पैसे जाता है, बिजली खर्च हो ना हो, उन पे हाथ डालें। ये तो गलती से खबर छप गई है 1000 नादा इंतकान के नाम आएंगे तो, और मैं आपको बताऊं इतने इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं। ये सिर्फ ये जो CSIS की रिपोर्ट है ना, जो मैंने आपको बताई कि जो क्यूबा में, अब इसे पूरी रिपोर्ट को पढ़ें, बहुत ये अच्छी खासी इसका यानी एक पूरा वो है, यानी बड़ी कई सफ़ात पे मुश्तमिल रिपोर्ट है। ये जो आपको लैटिन अमेरिका के हवाले से जो रिपोर्ट है उनकी, तो ये रिपोर्ट इतनी इंटरेस्टिंग है, और मुझे नहीं पता कि इसमें ज़ाहिर है कि वो इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मगर ऑब्ज़र्व करके वो क्या करें, मतलब वो पूरा, और वही कह रहे हैं कि जी ये जो है ये यहाँ पे उन्होंने पूरे छोटी जगहों का उन्होंने जनाब उसमें नक्शे शाये किए हुए हैं इस रिपोर्ट में, सीक्रेट सिग्नल्स में, और ये बड़ी मैंने कहा ना इवेंट्स हो रहे हैं बहुत सारे। अब उन इवेंट्स में उधर डेमोक्रेट्स यानी अमेरिकन इलेक्शन आप देखें ना, कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है, नेटो की मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें अरब ममालिक को बुलाया, आर्मीनिया भी पहुंच गया वहाँ पे, और ये अब ये जो नया ब्लॉक बन रहा है ये इस तरफ ईस्ट में, जिसमें नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ये SCO पावरफुल होती जा रही है, टर्की इसमें आ रहा है। आप ज़रा नोट करें ना, टर्की जो है वो ब्रिक्स के अंदर भी आ रहा है, और टर्की जो है वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी आ रहा है, और टर्की और ईरान भी आ चुका है, और इसमें जो ब्रिक्स में सऊदी अरेबिया भी आ चुका है। और एक मैं सिर्फ ब्लूमबर्ग की स्टोरी अपने नाजरीन को ज़रा मैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर इसको देखें, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर हम ब्लूमबर्ग की वो स्टोरी दिखा सकें 18th, वो सऊदी अरेबिया के हवाले से है कि उन्होंने G7 से कहा ये स्टोरी आज बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं G7 के मुल्कों से उन्होंने कहा कि रशिया के अगेंस्ट जो है वो ये जो डेड सेल थ्रेट उन्होंने दी G7 को। अब इसके देखें ना, मतलब है कि सऊदी अरेबिया जो है उसने भी बड़ा बैलेंस रखा हुआ है अपने आप को, तो मतलब बैलेंसिंग एक्ट हैं कि भाई हम अमेरिका के साथ, अच्छा वो उधर भी सऊदी अरेबिया उधर होगा, नेटो की समिट में गालिबन उनकी होगी नुमाइंदगी, वो अमेरिका के साथ भी हैं, वो रशिया की डील में भी हैं, दरमियान में वो जो है OPEC प्लस भी है। क्या खूबसूरत पॉलिसीज़ इस वक्त, और क्या ज़बरदस्त तरीके से आप देखेंगे दुनिया के अंदर सारा काम हो रहा है। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो तो बहुत आगे जा चुका है, और या तो बाय डिज़ाइन, पहले मैं कहता था इकोनॉमिक हिटमैन, और ये पाकिस्तान की मीशत को तबाह किया जा रहा है। अब मुझे काफ़ी हद तक ये भी लगता है कि शायद ये जो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन था, इसको भी कोई किसी चक्कर के तहत हमारे नौजवानों को बाहर कर दिया गया, इससे हमारी यूथ को और बाकी लोगों को वो उसमें हिस्सा ही ना बने, और ट्रक भी पत्ती के पीछे लगाए हुए सबको, ये सोलर प्लांट होगा और ये होगा, वो भाई आप कर दें, फिर करें ना, मतलब एक मतलब अब मैं क्या कहूँ इसको, मैं खासी तरीके तो वो, लेकिन इवेंट्स बड़े हो रहे हैं। दुआ ये है कि जो बार लीफ पहुँची हैं, और जो कतर एक्टिव है, ठीक है, और इसमें इजिप्ट एक्टिव है,
ये जल्द से जल्द, और ये मेरे लिए लैंसेट की रिपोर्ट जो है ये बहुत ही खौफनाक है कि अगर 1,86,000 लोग, 1,86,000 शहादत हैं, तो अरब न्यूज़ ने उसको दिया है, उसका भी लिंक मैंने दे दिया। तो ये जल्द से जल्द वहाँ जहरिया ख़त्म हो और उसके बाद जो है मामला आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।